मैं हरीश शर्मा इजी क्लासेस लिंक थाना की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हाल ही में हमने अनुपात समानुपात एक प्रश्नावली खत्म की है। यदि आपने उसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो लगभग 10 या 11 वीडियोज आप उनको देखिए और महसूस कीजिए कि कैसा पढ़ाया जा रहा है। उसी से संबंधित प्रश्नावली है मिश्रण, क्योंकि आप अनुपात समानुपात के प्रश्न हल करेंगे बुक में तो आपको साथ में मिश्रण के सवाल भी मिलेंगे, आयु के सवाल भी मिलेंगे ना। तो अभी हम पढ़ेंगे मिश्रण, उसके बाद हम पढ़ेंगे आयु। ठीक है, देखिए मिश्रण सीखने से पहले सबसे पहले ये समझिए मिश्रण का आपने नाम देखते आपको एक चीज लग रही होगी, एक चीज यहाँ लिखी होगी, एक यहाँ लिखी होगी, एक यहाँ लिखेगी। इसको इसमें घटा देंगे, जोड़ देंगे, यहाँ हमारे पास में आंसर आ जाएगा। आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी, है ना। लेकिन आप ये समझिए कि ये चीज हम लगा कहाँ सकते हैं, इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसको समझिए। कैसे समझिए, देखिए हमें सवाल कहाँ यूज कर सकते हैं पहले मैं वो सिखा रहा हूँ आपको, है ना। सवाल है, एक दुकानदार 20 रुपए प्रति किलो और 30 रुपए प्रति किलो खरीद के चावलों को, मतलब ये उसका क्रय मूल्य है ना, चावलों को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 24 रुपए प्रति किलो हो जाए, 24 रुपए प्रति किलो हो जाए। अब ये मिश्रण हम कहाँ लगा सकते हैं, तो मिश्रण लगाने के लिए हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए। अगर ये 2 हैं तो हम ये अनुपात दे दें और ये पूछ सकता है, या फिर हमारे पास हमें ये दिया हुआ और अनुपात पूछ रहा है। 2 ही तरह के सवाल आते हैं, ये देख करके अनुपात पूछ लेता है, ये अनुपात देख करके ये पूछ लेता है। तो अनुपात, इन दोनों का अनुपात देखिए किस अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण का मूल्य क्या होगा। वो तो बहुत आसान सवाल है, इससे में थोड़ा जोर आता है, जो भी आता है ना। अब देखिए समझिए सवाल को। अब आप यहाँ लिखेंगे 20, यहाँ लिखेंगे 30 रुपए और बीच में लिखेंगे 24 रुपए, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, काटेंगे आंसर आएगा 3 अनुपात। मतलब इनको 3 अनुपात 2 में मिला दे। अब हमें मिश्रण इसलिए लगा पाए, मिश्रण के लिए 2 आवश्यक शर्तें हैं। पहली शर्त है कि ये तीनों एक ही इकाई में होने चाहिए। ये क्रय मूल्य है, ये भी उसका क्रय मूल्य है, और मिलाने के बाद मिश्रण का मूल्य भी क्रय मूल्य के रूप में जानना चाह रहा है, विक्रय मूल्य के रूप में जानना नहीं चाह रहा। सामने आ रही है बात। तो ये तीनों इकाई सेम है, सामने आ रही है बात। और दूसरी बात, ये जो संख्या बीच में लिखेंगे ये इनमें से एक से तो बड़ी होगी और एक से छोटी है, निश्चित है। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचो 20 रुपए किलो के चावलों में आप 30 रुपए किलो वाले चावल मिलाओगे तो मूल्य 20 से तो अधिक होगा, क्योंकि आप उसमें 30 रुपए प्रति किलो वाले चावल मिला रहे हो। तो जो क्रय मूल्य बनेगा वो 20 से तो अधिक बनेगा, और 30 से क्या बनेगा, कम। अरे भाई 30 रुपए किलो वाली चाय में 20 रुपए किलो वाली चाय मिला दोगे, चावल मिला दोगे तो 30 रुपए से कम तो मूल्य बनेगा। दुकानदार क्या करता है, 50 रुपए वाले चावल खरीद रहा है, ठीक है। अब इसमें मिलावट करता है, तो मिलावट करने के लिए क्या करेगा, वो इससे कम पैसे वाले चावल मिलाएगा। जैसे 40 रुपए प्रति किलो वाले चावल मिला दिए। अब ये बताओ 40 रुपए प्रति किलो वाले मिलाएंगे तो 50 से उसका क्रय मूल्य कम होगा, तभी तो उसको फायदा होगा, और निश्चित रूप से कम ही होगा। तो इससे अधिक होगा, एक से कम होगा, एक से अधिक होगा। एक बात, 2 बात हो गई भाई। एक बात ये ध्यान रखना
30 में से 24 गया 6, 20 में से 24 गया नहीं, क्योंकि ये अगर इससे छोटी ये संख्या 30 से छोटी है तो इससे बड़ी है, तो अब 24 में से 20 जाएगा तो 4 बचेगा। कहीं बचेगा देखते 20 में 24 गया, -4 क्यों नहीं आया? भाई साहब ये 20 में 24 नहीं गया, ये 24 में 20 गया है, क्योंकि बड़ा कौन है? 24। समझ में आ रही है बात? बड़े रुपए में कम रुपए घटा सकते हो आप, कम में ज्यादा रुपए नहीं घटा सकते। आपके पास 3 रुपए है गुल्लक में, 5 रुपए घटाओ, इनमें से कैसे घटाओगे? 5 है 3 घटा सकते हो, 2 बच जाएंगे, लेकिन 3 है तो 5 कैसे घटाओगे? तो रुपए बड़े में से ही कम घटते हैं। समझ में आ रही है बात? तो 30 में 24 गया 6 और 24 में 20 गया 4। अब मैं कह रहा हूं यदि इस सवाल में अजय मिश्रण को 26.4 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। अब आप ये नहीं बोल सकते 20 लिख दो, 30 लिख दो, 26.4 या 40 लिख दो, नहीं भाई साहब। ये क्या है? क्रय मूल्य। ये क्या है? क्रय मूल्य। तो ये भी क्या होना चाहिए? क्रय मूल्य ही होना चाहिए, तो विक्रय मूल्य है। अब 20 रुपए लाभ के साथ 10% लाभ होता है उसे, तो 10% लाभ होगा तो मान क्या हो जाएगा? 110। विक्रय मूल्य 110 हो जाएगा। 110 का मान कितना दिया है? 26.4। तो 100 का मान कितना आ जाएगा? 24। अब वही 24 लिखेंगे हम, और वही 3:2 आएगा। क्लियर है बात को? ऐसे सवाल हम आगे बढ़ेंगे। अब तो मैंने केवल आपको ये बताया है कि हम मिश्रण कहाँ लगा सकते हैं और कहाँ नहीं लगा सकते। ठीक है। एक चीज प्रतिशत में एक सवाल पढ़ते हैं, आप चाहो तो लिख भी लो, लेकिन नहीं लिख लो तो मत लिखो। 120 केजी कॉपर व जिंक के मिश्रण में कॉपर व जिंक के मिश्रण में कॉपर 80% है। इसमें कितने केजी जिंक और मिलाएं कि कॉपर 60% हो जाए? अब जिन बच्चों ने सवाल किया हुआ है वो तो एक बार प्रयास करके देख लो फटाफट कि क्या आपको अभी भी ये सवाल आता है क्या। चाहो तो कोशिश करके देख लो भाई साहब। मैं प्रतिशत का सवाल यहाँ इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अनुपात समानुपात का सवाल भी इसी से रिलेटेड है, इसी से संबंधित है। उसमें और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए मैं आपको ये सवाल बता रहा हूं क्योंकि हमारे दिमाग में प्रतिशत थोड़ा जल्दी घुसता है भाई। देखिए भाई, अब आप एक चीज समझो, मान लिया एक मिश्रण में कॉपर 10 केजी है, जिंक 60 केजी है। तो बोलिए मिश्रण कितना केजी हुआ? 17 केजी। अब यदि आप इसमें 3 केजी जिंक मिलाएंगे, 3 केजी क्या मिलाएंगे? जिंक। तो कॉपर तो 10 केजी रहेगा, जिंक 3 केजी बढ़ के कितना हो जाएगा? 10 केजी। और मिश्रण 10 और 10, मिश्रण कितना हो जाएगा? 20 केजी। समझ में आ रही है बात? तो आपने एक चीज नोट की होगी कि कॉपर जितना था उतना का उतना ही है। प्रतिशत में तो परिवर्तन हुआ है लेकिन मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी 10 केजी था कॉपर और अभी भी कॉपर 10 केजी ही है।
तो आप सोच रहे हो कि भाई प्रतिशत 80 से 60 कैसे हो गया? प्रतिशत हो गया, प्रतिशत 80 से 60 हो गया, लेकिन जो उसकी मात्रा थी वो उतनी की उतनी है। देखिए अब हम क्या करेंगे, देखो जिसकी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जिसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं हो रहा हमें उससे मतलब है। तो किसकी मात्रा नहीं बदल रही? कॉपर की। देखो प्रतिशत में तो बदलेगी, पहले कॉपर कितना था 10, कितने में से 10 और 7 17 में से, तो प्रतिशत में स्क्वायर करेंगे तो परसेंट आ जाएगा। अब कॉपर कितना है 10, कितने में से 10 और 10 से 20 में से, तो बताइए दोनों परसेंट अलग अलग आएंगे कि नहीं आएंगे? एक जगह प्रतिशत पट्टा में 17 है, एक जगह 20 तो अलग अलग ही आएंगे। तो प्रतिशत में तो कॉपर अलग अलग है, लेकिन मात्रा में कॉपर की मात्रा जितनी है उतनी ही जिंक की मात्रा भी है। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं, देखो जिंक, अगर ये जिंक मिला रहा है या कॉपर मिला रहा है, जिंक निकाल रहा है या कॉपर निकाल रहा है, जो निकाले उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है? जिसकी मात्रा स्थिर है, जिसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम क्या करें, देखो पहले मिश्रण कितना था 120 केजी, 120 केजी में कॉपर कितना था 80%। ठीक है भाई, अब मिश्रण कितना हो गया, जिंक मिला दिया। अगर जिंक मिलाएगा तो मिश्रण की मात्रा तो बढ़ेगी। अगर 10 किलो दूध में आप 3 किलो पानी मिलाओगे तो मिश्रण 13 किलो होगा कि नहीं होगा? तो मिश्रण कितना हो गया, जितने किलो बढ़ाए जिंक उतने ही किलो मिश्रण भी बढ़ेगा। और इसमें कॉपर कितना है 60%। 100 से 100 घटा, 60 से घटा 100, 2 बार घट गया, 6 दूनी 12, ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 160, ये आ जाएगा 120 प्लस एक्स। 120 को उधर भेजेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो उसने कितना केजी जिंक मिलाया था 40 केजी। अब केवल इतनी बात ध्यान रखनी है, मिला रहा है तो प्लस एक्स और निकाल रहा है तो माइनस एक्स। समझ में आ रही है बात? मिला रहा है तो प्लस एक्स, निकाल रहा है तो माइनस एक्स। इसमें यह भी सवाल हो सकता है, एक्स केजी का एक मिश्रण है जिसमें कॉपर और जिंक के, एक्स केजी कॉपर और जिंक का मिश्रण है जिसमें कॉपर 80% है, इसमें 40 केजी जिंक मिलाएं कि कॉपर 60% हो जाए, तो एक्स का मान क्या, एक्स क्या है भाई? आरंभिक मिश्रण। एक्स क्या है? आरंभिक मिश्रण। कोई बात नहीं, तो यहाँ आरंभिक मिश्रण तो लेते हैं, एक्स ले लिया हमने। एक्स मिश्रण में कॉपर कितना था 80%, नया मिश्रण कितना हो गया x प्लस 40, क्योंकि 40 केजी जिंक मिलाएगा तो मिश्रण भी 40 केजी बढ़ेगा। और इसमें कॉपर कितना है 60%, ये घट गया भाई, ये 4 बार घटाए, 3 बार घटा 20 से, 4x 3x से गुणा होगा 3x, और 40 से 3 गुणा होगा तो 120। 3x को लाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? देखो भाई आरंभिक मिश्रण हमने लिया था वही आ गया वापस। समझ में आ रही है बात? तो हम इसको ऐसे भी आरंभिक मिश्रण भी पूछ सकता है हमें, और हमें ये भी पूछ सकता है कि कितने केजी इसमें जिंक मिलाएं या निकालें। वापस कह रहा हूँ, मिलाएगा तो प्लस एक्स, निकालेगा तो माइनस एक्स। ठीक है, अब बात आती है अनुपात समानुपात में, या मिश्रण में हम ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यही चीज अनुपात में कह सकता है। आप मुझे बताओ मिश्रण में कितनी चीजें हैं? 2 ही तो हैं, कॉपर और जिंक। यदि कॉपर 80% है तो जिंक कितना बचा भाई? 20% से परसेंट घटा 4:1 भाग नहीं हुआ। तो सवाल में इसकी जगह पे लिख सकता है 120 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर दोनों का अनुपात 4:1 है। इसमें कितने केजी जिंक मिलाएं कि इनका अनुपात 3:2 हो जाए, क्योंकि कॉपर को आप 60 करोगे तो जिंक कितना बचेगा 40, तो ये कितना आएगा 20 से कटेगा 3 बार और 2 बार। तो इसी सवाल को वो अनुपात के रूप में पूछ सकता है। तो बात वही है भाई, घबराने की जरूरत नहीं। देखो 120 किलोग्राम क्या था मिश्रण। अब मिश्रण में मैंने कहा
जो मिलाए या जो निकाले उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जिंक मिला रहा है भाई, तो कॉपर चाहिए हमें। बताइए कॉपर कितना है? 4। कितने में से 4 और 1? 1 में से मतलब चले 1 में 4 कैसे होगा? ठीक है, कॉपर कितना है भाई? कॉपर और जिंक का अनुपात है। सवाल सही ढंग से लिखा हुआ नहीं है, आगे सवाल में क्लियर हो जाएगा। कॉपर और जिंक है तो कॉपर कितना है? 4। कितने में से? 5 में से। अब मिश्रण कितना हो गया? 120 प्लस x। अब कॉपर कितना है? 3। कितने में से? वही 5 में से। 5 से 5 कट गया भाई, 3 से कटेंगे तो ये कटेगा। तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आई नहीं आई? तो ये वही तो सवाल हुआ। समझ रहे हैं आप बात को? तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली यहाँ से। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीकों से करेंगे हम सवाल। घबराएंगे नहीं, मिश्रण एक सरल प्रश्नावली है, घबराने की कतई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं भाई। तीस लीटर सोरे के अम्ल में अम्ल व पानी का अनुपात 2:3 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल व पानी का अनुपात अम्ल व पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। आसान सवाल है, देखिए। आरंभिक मिश्रण कितना है? 30 लीटर। किसका मिश्रण है? सोरे के अम्ल, मतलब इसमें अम्ल और पानी है ना। अब बताइए क्या मिला रहा है भाई? पानी। तो पानी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो बताइए अम्ल कितना था पहले? 30 लीटर में 2 था। कितने में से? 3 और 2 5 में से। ठीक है, अब पानी मिलाएंगे तो मिश्रण भी उतना ही बढ़ेगा जितना पानी मिलाएंगे। ठीक है भाई, तो मिश्रण कितना हो जाएगा? 30 प्लस x। और अब भी अम्ल ही चाहिए। अम्ल कितना है भाई? 2। कितने में से? 5 और 2 7 में से 2 से 2 कट गया, 5 के 30। ये हो जाएगा 6 संतु 42। और ये बचेगा 30 प्लस x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो इसमें 12 लीटर पानी मिलाएंगे तो यह अनुपात 2:5 हो जाएगा। 30 लीटर सोरे के अम्ल में अम्ल और पानी का अनुपात। मैं कह रहा हूं पानी मिला रहा है तो पानी को भूल जाओ, केवल अम्ल पे ध्यान दो। अम्ल पहले कितना? 2। कितने में से? 5 में से। अब मिश्रण में x के लीटर पानी मिलाया तो मिश्रण x और बढ़ जाएगा, तो नया मिश्रण 30 प्लस x हो जाएगा। इसमें पानी कितना है? 2। कितने में से? 7 में से। ठीक है भाई, हल करने पर x का मान 12। क्वेश्चन नंबर 2 है 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में
जस्ता हुआ तांबा पाँच अनुपात 3 के अनुपात में है। इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। तो भाई क्या मिला रहा है? तांबा। तो तांबे को भूल जाओ। 200 ग्राम मिश्रण था। भाई आप जरूर वीडियो पॉज करके सवाल किया करो, है ना सारे। पिछला सवाल मैंने समझा दिया, अगला ऐसा ही सवाल तो वीडियो को पॉज करो, आप हल करो। मैं तो हाथों हाथ इसलिए कर रहा हूँ तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, है ना। 200 ग्राम में तांबा मिला रहा है तो जस्ता कितना है भाई? 5। कितने में से? 8 में से। कितना ग्राम मिलाया भाई? x। पता नहीं कितना मिलाया। अब जस्ता कितना हो गया? 3। कितने में से? 5 और 3 8 में से। ठीक है, तांबा मिला रहा है तो जस्ते की मात्रा लेनी है। 8 से 8 लट गया भाई। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 1000 बराबर 3 दूनी 6, 600 प्लस 3x। 600 घटाएंगे 400 आ जाएगा। तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 400। तो x की वैल्यू 400 बटा 3। या तो आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा या ये नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा कितना? 1। तो ये 10 हो गया। सॉरी, 3 एकम 3 बचा कितना? 1। तो ये 10 हो गया। फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचा तो ये 10 हो गया। 3 तिया 9। अब आगे और कुछ नहीं है भाई, 1 बच रहा है, लेकिन बच रहा है वो ऊपर, इसके बाद दे रहे हैं वो नीचे। ये ऑप्शन था एग्जाम में। और ऐसा नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा 133.33 ग्राम। ये भी मिल सकता है, हालांकि एग्जाम में ये ऑप्शन था। तो आपको सारे ध्यान रखने चाहिए। ये भी वही बात है, ये भी वही बात, ये भी वही बात। कई बार होता है ऐसा, बच्चा इतना कर लेता है कुछ, मेरे तो ये उत्तर है और मैं प्रश्न में ये दिया हुआ है। तो भाई ये और ये की तो बात है, ये और ये की तो बात है। छोटी छोटी बात तो पता नहीं थी, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ऐसा अपने अंदर योग्यता लाओ ना, योग्यता पर काम करो। आपको खुशी होनी चाहिए, यार मेरे को ये भी आने लग गया, यार मेरे को ये भी आने लग गया। ये खुशी जब आपको आने लग जाएगी ना, तो आपका सिलेक्शन आपके बिल्कुल निकट होगा। अभी आप लोग ये सोचते हो यो भी पढ़ना पड़ेगा, यो भी पढ़ना पड़ेगा, अभी दिमाग में ये चल रहा है। अभी चलो ऐसा ही सवाल और करोगे या चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा सवाल कर लिया हमने, अगले टाइप में बढ़ते हैं। किसी मिश्र धातु में जस्ता एवं तांबा एक अनुपात 2 के अनुपात में है। एक दूसरे धातु में, मिश्र धातु में ये अवयव दो अनुपात 3 के अनुपात में है।
इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नहीं मिश्र धातुओं में इनका अनुपात 5:8 हो जाए, कि नई मिश्र धातु में इनका अनुपात 5:8 हो जाए। ठीक है भाई। अब जैसे हम ये प्रश्न देखते हैं, हमारे दिमाग में एक सवाल आता है। हमारे दिमाग में यदि इमेज आती है जो हमने पहले पढ़ी हुई है, जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ उनको पता चल गया क्या करना है, और वो ऑपरेशन पे शुरू हो गए हैं, तुरंत निकाल देंगे इसका आंसर। खैर तुरंत तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे। देखिए भाई, यहाँ क्या होता है भाई, या तो हम दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात ले लें, या हम दोनों मिश्रणों में पानी का अनुपात ले लें। आप बताइए, मैं दोनों में दूध लेता हूँ भाई, सॉरी दूध नहीं है, जस्ता हो तांबा है, मैं जस्ता लेता हूँ दोनों में। मैं तांबे से बता दूंगा अभी, है ना। और एक और तरीका बताऊंगा आपको जो सबसे बढ़िया है इनमें, है ना। देखिए, जस्ता इस मिश्रण में कितना है भाई, 1, कितने में से, 3 में से। केवल ऐसे नहीं लिख सकते 1 है कि 2 है, नहीं। अगर इन दोनों का टोटल बराबर होता तो कर सकते थे कि 1 है 2 है, टोटल होता तो लिख सकते थे। यहां जस्ता कितना है भाई, 2, कितने में से, 5 में से। और अब हमें जस्ता चाहिए कितना, जस्ता कितना चाहिए भाई, 5 होना चाहिए। कितने में से, 5, 8 और 5 13 में से। अब यहां मिश्रण लगा देंगे, तो मिश्रण के 2 तरीके हैं। आप जानते हैं कुछ बच्चे जो जिनके मैथमेटिक्स में वो सीधा भी कर देंगे। तो पहले तो मैं बताता हूँ सीधा कैसे करते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको कि अनुपात गुणा करके कैसे कर सकते हैं। देखो, आधार को आधार से गुणा कर दो, 13×5 65। आधार को आधार से, इसमें से ये घटाना है भाई, कौन बड़ा है कौन छोटा है पता नहीं, उससे फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि माइनस तो लगाना ही नहीं है हमें। 13×5 65 नीचे लिख दिया। अब इसके हर को इसके अंश से गुणा करो, 13 दूनी है, इसके हर को इसके अंश से 13 दूनी 26, और इसके हर को इसके अंश से 25, और इन दोनों का अंतर लिख दो। 26 और 25 का अंतर क्या है, 1। 13×3 40 नीचे आ गया भाई। ठीक है भाई, 13×3 40, और 13 1 हम 13 और 5×3 15, 15 में 13 गए तो 2, 13×5 65, 13×3 40, 3 ऊपर आ जाएगा, और ये 5×2 10। तो इस सवाल का जवाब है 3:10। ये बात मेरे हिसाब सबको क्लियर हो गई होगी, है ना। अब कुछ बच्चे हैं जो सीधा नहीं कर पाते हैं, तो वैसे कर सकते हैं कि इन तीनों का लघुत्तम ले लो और तीनों से गुणा कर दो। 3 × 5 × 13 लघुत्तम यही आएगा, इसका गुणा मत करना, पर ऐसे ही रख लेना, पहले गुणा करोगे फिर काटोगे। यहाँ पे लिख दो 3 × सबसे बराबर से गुणा करना है, 3 से 3 कट जाएगा, 13×5 65, 5 से 5 कट 13×3 39, 39 दूनी 78, 13 13 कटेगा, 5×3 15, और 15×5 75, 78 में 75 गया 3, 75 में 65 गया 10। मतलब इन तीनों का लघुत्तम लेकर के तीनों से गुणा कर दो, उससे हमें सिंगल डाटा मिल जाएगा सब कुछ, है ना। उसके बाद हम इसके बाद हल कर देंगे, 3:10 आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को।
नोट कर लो एक बार इसको फटाफट, वीडियो पॉज करके फटाफट नोट कर लो इसको। देखो भाई आज एक नया तरीका सीखते हो ना। यहाँ अनुपात कितना है, 1:2। ठीक है भाई। यहाँ अनुपात कितना है, 2:3। और फाइनल अनुपात कितना है, 5:8। ठीक है भाई साहब। अब हमें क्या करना है, इन तीनों मिश्रणों की मात्रा बराबर करनी है। तीनों मिश्रणों की मात्रा क्या करनी है, बराबर। अब इस मिश्रण की मात्रा कितनी है, 2 और 1 3, टोटल तो 3 ही है। इसकी मात्रा कितनी है, 3 और 2 5, और इसकी मात्रा कितनी है, 13। समझ में आ रही है बात, सबको क्लियर हो रहा है। तो वापस वही बात होती है जो पिछले सवाल में हमने पढ़ा था, क्या कि अब इन 3 13 और 5 को बराबर करने के लिए इनका लघुत्तम लेंगे। क्या करेंगे भाई, इनका लघुत्तम लेंगे। तो इनका लघुत्तम क्या आएगा, ये जाएगा 3 × 5 × 13। भाई साहब गुणा मत करो, दोबारा काटने पड़ेंगे, गुणा करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, मतलब हमें इन तीनों अनुपातों को इसके बराबर करना है। तो देखो 3 तो यहाँ है ही। अब इसको 13 × 5 = 65 से गुणा कर दें। यदि अगर हम इसको 65 से गुणा कर दें तो चलो मैं गुणा कर लेता हूँ एक बार। 13 × 5 = 65, और 65 को 3 से करेंगे, 5 × 3 = 15, 6 × 3 = 18, 195 आ गया। ठीक है। अब आप 65 को इससे गुणा करोगे, 3 से तो 195 आ जाएगा, बराबर हो गया। यहाँ 5 आ गया तो 13 × 3 = 39 से गुणा कर दूं। 39 से 5 को गुणा करोगे तो 13 × 3 = 39, तो वही 5 हो, तो यही है 195। और 13 यहाँ है तो इसको 3 × 5 = 15, मतलब 13 तो है ही भैया, 5 × 15 से और गुणा कर देंगे। तो इन तीनों का योग आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इन तीनों का योग क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब आप क्या करो, चाहो तो तीनों में जस्ता ले लो और चाहो तो तीनों में तांबा ले लो, जो आपको ठीक लगे। अब मुझे ठीक जस्ता लग रहा है, क्यों, क्योंकि 65 को एक तो 1 से गुणा करें, एक फिर 2 से गुणा करें, यहाँ 39 करें और 3 से करें, 15 को 5 से करें, 15 को 8 से करें। तो आसान कौन से हैं, आसान सारे जस्ता वाले फिगर ही। तो 65 एकम 39 दूनी और 15 5, हमें इन तीनों मिश्रणों को बराबर करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है। अब आप सवाल पर ध्यान दें, आप सवाल में ही तीनों मिश्रणों को बराबर करने की कोशिश करें। ये कितना है, 3, ये कितना है, 5, और ये कितना है, 13। इन तीनों का लघुत्तम क्या आएगा, 13 × 5 × 3, ये आएगा 195। तो अब इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, 3 तो यह है ही, 13 × 5 = 65 से गुणा करना है। तो अब ये मत लिखो इतनी चीज, आप सीधा क्या लिखो, किससे गुणा करना है, 13 × 5 = 65 से। तो 65 एकम 65। अब यहाँ 5 तो है, तो 13 × 3 = 39 से गुणा करना पड़ेगा, 39 को 2 से करेंगे तो 78। अब यहाँ 13 तो है ही, 13 है यहाँ पर, 15 से गुणा करना पड़ेगा, 15 5। ये लिखना नहीं है, तो आपको समझाने लिख रहा हूँ, बराबर करना। बराबर हम सीधा भी कर सकते हैं प्रश्न में, बराबर करने के लिए ये लिखने की जरूरत कहाँ पड़ रही है। समझ में आ रही है बात, आप कोशिश करें, नया तरीका है, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, नोट कर लो इसको फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। मैं आपको एक बढ़िया चीज और बताता हूँ। देखो यहां पर क्या ध्यान देना है आपको, ये सवाल है हमारा। पहला मिश्रण टोटल कितना है, 2 और 1 3, और दूसरा मिश्रण कितना है, 3 और 2 5। यदि हमें कोई ऑप्शन ऐसा मिल रहा है जिसमें पहले 2 और 1 3 का कोई गुणज दिया हुआ है, दोनों में दिया हुआ है, और दूसरे में 3 और 2 5 का गुणज दिया हुआ है, तो ये सवाल होता है 3:10। केवल ये देखना है
2 और 1 3, इनका गुणज यहाँ है 8 और 5, सॉरी 3 और 2 5, 5 का गुणज है, तो ये उत्तर है। अगर गुणज आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं दोनों, एक नहीं भाई दोनों गुणज यदि आपको मिल जाते हैं तो डायरेक्ट ही हमारा आंसर आ जाएगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है भाई, अगला सवाल। दो बर्तनों में अम्ल व पानी की मात्रा का अनुपात 3:1 तथा 5:3 है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं? किस अनुपात में मिलाएं कि अंतिम मिश्रण में अम्ल व पानी का अनुपात दो अनुपात 1 हो जाए। देखिए भाई, ये है 3:1, टोटल कितना हो गया 4। ये है 5:3, टोटल कितना हो गया 8। और ये है 2:1, टोटल कितना हो गया 3। समझ में आ रही है बात? अब हमें क्या करना है, तीनों मिश्रणों की मात्रा बराबर करनी है। ठीक है भाई, तो 8, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12। मतलब मिश्रण टोटल 12 कर लेते हैं, क्योंकि 12 में 4 का भाग भी चला जाएगा, 8 का भाग भी चला जाएगा और 3 का भाग भी चला जाएगा। तो बताओ 4 को किससे गुणा करें, 24 बन जाए 6 से। 8 को किससे गुणा करें 3 से, और 3 को किससे करें 8 से। तो किससे गुणा कर लो, अम्ल से गुणा कर लो तीनों ही जगह। 6 3 18, 3 पंजू 15, 8 दूनी 16, 16 में 15 गया 1, 18 में 16 गया 2। तो कितना छोटा सा आंसर है। मैं तो ये कर रहा हूँ, ये भी नहीं लिखना, अब यही लिख लो। जोड़िए कितना है भाई 4, ये कितना है 8, अब कितना होना चाहिए 3। तो 8, 4 और 3 का लघुत्तम ले लो, कितना आएगा 24। अब इस 4 को 24 बनाने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो 6 को 3 से ही कर लो, 6 3 18। 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 को 5 से कर लो 15। 3 को 24 करने के लिए 8 से गुणा करना पड़ेगा, 8 दूनी 16। इतना सा सॉल्यूशन है केवल, ये कुछ भी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, अब इसको आप जल्दी करते हैं। 3 और 1 4 का गुणज है कि नहीं,
नहीं है। 5 और 3 8 का गुणज है क्या भाई? नहीं है। और अब एक चीज तो देखो, गुणज कैसे अगल बगल में है, यदि 4 और 8 का गुणज होगा क्या आपस में कटेगा? नहीं। ये संख्या यदि 4 का गुणज होगी, ये संख्या यदि 8 का गुणज होगी, तो क्या फाइनल अनुपात में 4 और 8 कटेंगे? नहीं, 1 और 2 से। तो 4 और 8 को देखो, 3 और 1 4 का जोड़ चाहिए था हमें इधर, और 5 और 3 8 का गुणज चाहिए था इधर। लेकिन आप एक चीज सोचो, 4 का गुणज और 8 का गुणज दोनों जगह है, तो क्या ये पॉसिबल है कि 4 और 8 कटेगा? नहीं, काटना पड़ेगा ना इनको। तो इनका अनुपात कितना आता है? 1:2। यही उत्तर है। 3 और 1 4, 5 और 3 8, इनका गुणज नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि ये 4 है, ये 8 है। 1 को 4 से 1 को 8 से गुणा करो, दोनों कट के 1:2 में आ जाएंगे। तो 1:2 एक ही ऑप्शन में है केवल, तो वही हमारा आंसर होगा। दो बर्तनों में हम लोग पानी की मात्रा का अनुपात 3:1 तो करवा ही दिया आपको। अगला सवाल है 3:5 है। 6:1 है, और किस अनुपात में मिलाया जाएगी? इनका फाइनल मिश्रण 1:1 के अनुपात में आ जाए। ऑप्शन दिए 20:7, सबसे पहले आप ये भी चेक किया करो कि गुणज मिल रहा है क्या। देखो 5 और 3 8, 8 का गुणज यहाँ 8 ये है, और ये गुणज नहीं है, ये 4 का गुणज है, तो संभावना इसकी बनती है ना। और 6 और 1 7, तो 7 का गुणज तो केवल ये एक ही है। ठीक है, तो अब हमें एक्चुअल गुणज नहीं मिला, 5 और 3 8 नहीं मिला ना यहाँ, तो मैं इसको डायरेक्टली आंसर नहीं कहेंगे। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ देखना कि आंसर अंत में यही निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि 5 और 3 8 है यहाँ, तो 8 की संभावना है कि यहाँ कोई ऐसा मिश्रण रहा हो कि 14 रहा हो, तो 2 से 2 कट करके ये 28, ये 40 और 14 रहा हो, ये 20 हो गया हो, ये 7 हो गया हो, ये संभावना रहती है इसे, है ना। आप सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगी ये चीज। तो आंसर लास्ट में मेरे अकॉर्डिंग यही निकलना चाहिए, 20:7। करते हैं फिर भी हम, रिस्क नहीं लेना भाई। हो सकता है ये नहीं हो, ये आंसर हो, 8:3 भी, ये भी हो सकता है। रिस्क नहीं लेना। एक्चुअल यदि हमें गुणज मिलता तो ही हम रिस्क लेते, वो रिस्क नहीं होती, वो तो सही होता। तो ये 5 और 3 8 है, ये 6 और 1 7 है, ये 1 और 1 2 है। तो बताइए 8 7 और 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 56। क्या हो जाएगा भाई? 56। अब डायरेक्ट ही कर रहे हैं, देखो हम अब 8 को 56 बनाना है, 7 से गुणा करेंगे, 8 7 56, तो 7 को 3 से कर लो 21। ठीक है, 7 को 56 करने के लिए 8 से गुणा करना पड़ेगा, 8 6 48, और 2 को 56 करने के लिए 28 से गुणा करना पड़ेगा, 28 से कम 28, तो ये 20 आ गया और ये 7 आ गया। आंसर यही। मैं 2-4 सवाल आपको इसमें ज्यादा इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप नए तरीके से आपने चीज सीखी है, ताकि आप इसको अप्लाई करना सीखें ना। आप जरूर बुक में से इस टाइप के सवाल जरूर करना भाई, बुक में से इस टाइप के सवाल जरूर करना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 6, ये है 5:3, ये है 5:4, और ये 7:5।
आसान है भाई। 5 और 3 8 का गुणज नहीं है, 5 और 4 9 का गुणज भी नहीं है, तो रिस्क नहीं लेनी है। ठीक है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी है, देखना ध्यान से इधर। तो ये 5 और 3 8 हो जाएगा, ये 5 और 4 9 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। 12 8 और 9 का लघुत्तम होगा 72, क्योंकि 72 में 12 8 और 9 तीनों का भाग जाता है ना। तो बताओ 8 को 72 में 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो 9 पंजू 45। 9 को 72 बनाने के लिए 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसे कर लो 8 पंजू 40। और 12 को 72 बनाने के लिए 12 6 के 72, 6 तो 42। आपको यदि बहुत जल्दी हो, एग्जाम में बहुत ज्यादा जल्दी हो, आपको केवल तुक्का लगाना, केवल 3 सेकंड में सवाल करना है। तो देखो ये 5 और 3 8 का गुणा चाहिए था, ये 9 का, तो ये 8 का गुणा चाहिए 9 का गुणा, तो इसमें सम्मान सबसे अधिक है भाई। कुछ कटा भी होगा तो 2 बचा होगा, 8 में 9 कटा होगा तो 3 बचा होगा, तो संभावना सबसे अधिक इसी की दिखाई दे रही थी। हालांकि उत्तर भी लास्ट में ये आया है, तो आप जल्दीबाजी में टिक लगा सकते हैं। कुछ कट गया होगा, 2 बच गया, 3 बच गया होगा। ठीक है, आज की वीडियो का अंतिम सवाल हम पढ़ते हैं। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि अंतिम मिश्रण में अम्ल की मात्रा 69.3/13% हो जाए। देखिए अब ये जो हमें है प्रतिशत में दिया हुआ है ना, इसमें दिया हुआ है प्रतिशत, इसके ऑप्शन लिख देता हूं मैं। देखिए पहले इस प्रतिशत को किसमें लगाना पड़ेगा, अनुपात में। आपको मैं पहले ही प्रश्न में बता रहा था, अनुपात को प्रतिशत में, प्रतिशत को अनुपात में लिख सकते हैं। तो एग्जामिनर भी ऐसा कर सकता है, कभी आपको प्रतिशत की जगह अनुपात दे दे और अनुपात की जगह प्रतिशत। देखो पिछले 3 सवालों में अनुपात था, अब की बार इसने प्रतिशत दे दिया, तो वही बात हो गई है ना। ठीक है भाई, अब देखो पहले इसको हल करते हैं। 13 को 69 से गुणा करना बेवकूफी है, तो क्या करेंगे, 13 को 70 से गुणा करेंगे, 70 माइनस 1 से। किससे गुणा करेंगे भाई, 13 को 70 माइनस 1 से गुणा करेंगे, और ये जुड़ता है ऊपर भाई, इसको इससे गुणा करके ये जोड़ते हैं भाई, +3। ठीक है भाई, 13 को इससे गुणा करेंगे, 69 से गुणा करने के बजाय 70 माइनस 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, क्यों, ताकि दिमाग में ही गुणा हो जाए। 13 7 91, 910 हो गया ये 13 एकम 13 माइनस का, और ये 3 प्लस का। 910 में 3 जोड़ोगे 913, और 913 में 13 एकम 13 कटेगा तो 900, तो इसको लगाने पर हमारे पास आएगा 900/13। परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, बटा में इसको लग जाएगा भाई, तो आ जाएगा 9/13। अब आप मुझे बताओ, जब हम परसेंट निकालेंगे तो बट्टा में हमने कुल मिश्रण तो लिखा होगा भाई, और ऊपर क्या लिखा होगा, अम्ल। समझ रहे हैं बात भाई, प्रतिशत निकालेंगे तो बट्टा में क्या लिखा जाता है, कुल मिश्रण लिखेंगे। ऐसा तो नहीं, अम्ल है 9 और पानी है 4 को 9/4 लिख देंगे, योग ही लिखना पड़ेगा। इसका मतलब अम्ल यदि 9 है और टोटल 13 है, तो पानी कितना होगा, क्योंकि अनुपात बनाने के लिए कुल मात्रा नीचे लिखी जाती है,
तो ये 13 कुल मिश्रण की मात्रा है। तो अम्ल है 9, टोटल मिश्रण है 13, तो 9 अम्ल हो गया 13 में, तो 4 क्या होगा? पानी। अब इनको बराबर करेंगे। ये कितना है? 8 और 5 13, ये 5 और 2 7, और ये 9 और 4 13। तो आप समझ रहे होंगे ये 13 13 तो बराबर है, तो 13 7 91, इनका लघुत्तम होगा। ठीक है भाई। अब 13 को 7 से गुणा करेंगे तो 91 आएगा, तो 7 को 8 से गुणा कर देंगे, 7 को 8 56। 7 को 13 से गुणा करेंगे तो 91 आएगा, और 13 किससे गुणा कर लेंगे? 5, 13 पंजू 65। अब 13 को 7 से गुणा करेंगे तो 91 आएगा, तो 9 7 63। 2 आ गया भाई, और ये 7 आ गया। तो हमारा आंसर है 2:7। ठीक है भाई, और कल पढ़ते हैं। धन्यवाद। राम।